तो अब बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल फॉरवर्ड बायसिंग में। पीएन जंक्शन बच्चों आपने अपनी थ्योरी की बुक में पढ़ाई है सेमीकंडक्टर चैप्टर में, अब ये उसका प्रैक्टिकल है। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग से तो इस तरफ होगा, देखिए ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग, और फिर बच्चों इसी एपरेटस में रिवर्स बायसिंग से होगा, रिवर्स बायसिंग लिखा हुआ है इधर, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने आपको क्या बताया कि पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बच्चों रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हो कि पी टाइप ऑफ जंक्शन डायोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों शुरू करते हैं इस एपरेटस पे प्रैक्टिकल को। तो देखिए क्या करते हैं, ये बच्चों वोल्ट मीटर, अब ये जो वोल्ट मीटर है इसको आपको बैटरी से कनेक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल में ये लीड लगाओ बच्चों, देखिए। उसके बाद इस पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दो, तो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो गया बच्चों, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में बच्चों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, देखो बच्चों इस नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अगर बच्चों हमारा ये कनेक्शन सही होगा तो ऑन करते ही जब हम इसे आगे लेके जाएंगे तो ये रीडिंग आगे आएगी, देख लो ये रीडिंग आगे आ गई बच्चों, इसका मतलब ये सही है। इनकेस बच्चों इनकेस आपसे गलती हो जाए, तो कोई भी प्रैक्टिकल हो बच्चों ऐसा, उसमें क्या होगा, मान लो आपसे गलती हो गई कि ये टर्मिनल आपसे इधर लग गया और ये टर्मिनल आपसे इधर लग गया, सपोज गलती हो गई, तो बच्चों जब इसे आप आगे चलाएंगे तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए ये अंदर चली गई बच्चों, इसका मतलब ये गलत है। तो इसे सही कैसे करेंगे, इस टर्मिनल को यहां से निकालो, इसको यहां से निकालो, इसको इसमें पुट करो और इसको इसमें पुट करो। तो फाइनल क्या कॉन्सेप्ट बना बच्चों कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से लगेगी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से लगेगी। ये तो बैटरी से रिलेटेड हो गया बच्चों। अब बात आती है डायोड को जोड़ने की, पीएन जंक्शन को जोड़ने की बच्चों। तो देखिए आप एक कनेक्टिंग वायर लें, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे आपने ऐसी लीड लगाई कि इसमें होल हो रहा है, इसका मतलब ये फर्दर पॉजिटिव में आ गया। देखिए बच्चों ये फर्दर पॉजिटिव में आ गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल अब पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट करो। पी टाइप, तो देखिए बच्चों ये गया पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में, देखिए ये फॉरवर्ड बायसिंग शो कर रहा है
P type of PN junction connected to positive terminal of the battery। अब आगे क्या करेंगे बच्चों कि यहां से डायोड के N टाइप से वायर कनेक्ट करी। बच्चों ये कोई भी मीनिंग नहीं होता कि आप ब्लैक में ब्लैक वायर लगाएं। अरे बच्चों वायर तो वायर है ना, उससे क्या मतलब कि ब्लैक में ब्लैक लगाओ और रेड में रेड लगाओ, ये कोई क्लेम थोड़ा ना करना होता है। अब यहां से देखिए इस N टाइप से बच्चों आपने लीड ली और इसमें लगा दी एमीटर के एंड में। तो बच्चों यहां से आउटपुट एमीटर में चली गई। अभी एमीटर का एक एंड खाली है बच्चों, तो बैटरी से लेके आओगे ना उसे। तो ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बच्चों। इस नेगेटिव टर्मिनल को देखिए, यहां से नेगेटिव टर्मिनल एमीटर में लगा दिया और अब देखते हैं इसकी रीडिंग। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये बच्चों ये आगे रीडिंग चल रही है दोनों। जब ये आगे रीडिंग चल रही है इट मींस पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है। लेकिन अब देखना, जैसा कि आप जानते हो कि फॉरवर्ड बायसिंग में या पीएन जंक्शन डायोड में बच्चों ओम्स लॉ काम नहीं करता। तो बड़े सेंसिटिव वे में देखना, इसमें वोल्टेज की रीडिंग्स तो बच्चों पहले आ जाएंगी और करंट की रीडिंग्स बाद में आएंगी। इट मींस वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। देखिए तो ये इस तरीके से मैंने वोल्टेज बढ़ाई, ये देखिए वोल्टेज की वैल्यू आ गई लेकिन करंट नहीं आया, और बढ़ाया वोल्टेज की वैल्यू और इंक्रीज हो गई, करंट नहीं आया, और वोल्टेज इंक्रीज करी अभी भी करंट नहीं आया। इसका मतलब वोल्टेज इंक्रीज करती जा रही है लेकिन करंट नहीं आ रहा अभी तक। ओम्स लॉ तो बच्चों यहीं फेल हो गया। अब देखिए अब अभी भी करंट नहीं आया बच्चों और अब एकदम से करंट आ रहा है, वोल्टेज बढ़ने से एकदम से करंट आ रहा है। तो ये हुआ बच्चों आपका फॉरवर्ड बायसिंग का प्रैक्टिकल पूरा। इसकी आपको मिनिमम 10 रीडिंग्स जरूर लेनी है। पहला प्रैक्टिकल था ये आपका। अब जरा आप इसमें रिवर्स वाइज देखें बच्चों। तो जिस तरीके से आपने, मैं एक चीज बताता हूं बच्चों, अगर आपसे एमीटर लगाने में गलती हो जाए, मान लो गलती से आपने भूल की वजह से ये और ये ऐसे करके उल्टे लगा दिए बच्चों, ये आपसे उल्टे हो गए, तो जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा एमीटर। तो बच्चों ये तो गलत है, अंदर की तरफ थोड़ा जाएगा, बाहर की तरफ जाना चाहिए ना। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल के और इसको यहां से निकाल के इंटरचेंज कर देंगे बच्चों, और इंटरचेंज करके देख लो रीडिंग आ गई बच्चों, इंटरचेंज करके रीडिंग आ गई। तो ये तो था फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग देखिए बच्चों, इसको ऑफ करते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में बच्चों देखिए पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पहले वोल्ट मीटर से जोड़ो, पॉजिटिव में जोड़ दिया। नेगेटिव टर्मिनल बच्चों ऐसी लीड लो जिसमें यहां पे होल हो, सो दैट सर्किट को आगे कनेक्ट कर सको। तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी को नेगेटिव से लगा दिया और देखते हैं वोल्ट मीटर चल रहा है क्या। यस चल रहा है, वोल्ट मीटर चल रहा है, इसका मतलब कनेक्शन सही है बच्चों। अब क्या करेंगे हम कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लिया हमने, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
और बच्चों पी टाइप में इंसर्ट कर दिया, पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन में। अब देखिए आगे, इस टर्मिनल को बच्चों यहां आउटपुट ले लें और यहां के टर्मिनल को आप यहां आउटपुट ले लें। बच्चों अगर आपका गलत होगा तो आपका एमीटर अंदर की तरफ जाएगा, अगर सही होगा तो आगे की तरफ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों ये अंदर की तरफ चला गया, तो क्या करेंगे आप, मैंने आपको सिखाया था, इंटरचेंज कर दो बच्चों, इंटरचेंज कर दो इसे, और इंटरचेंज करोगे तो देखिए आगे रीडिंग आ गई। तो ये आपका बच्चों फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का प्रैक्टिकल खत्म होता है। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम हमारा प्रैक्टिकल ज़ेनर डायोड और ज़ेनर डायोड से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग बच्चों। तो जैसा आपने पीएन जंक्शन डायोड में देखा और समझा, ज़ेनर डायोड के बच्चों सर्किट तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप से कनेक्ट होगी और रिवर्स बायसिंग में एन टाइप से कनेक्ट होती है, ये आप जानते हो। तो देखते हैं इसका सर्किट। तो बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में देखिए, ये ज़ेनर डायोड कर रहे हो बच्चों आप, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में। इतना करने के बाद ही पहले आप चेक कर लो, ये देखिए ये वोल्ट मीटर में रीडिंग आ गई, इसका मतलब इतना सही है। सर्किट ऑफ करते हैं। अब बच्चों ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्शन लिया हमने, और बच्चों पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट कर दिया। ध्यान दें, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आप देखते हैं बच्चों, ये एन टाइप जंक्शन डायोड का आउटपुट, यहां से तो इनपुट आ गया। अब बच्चों इस एन टाइप पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करा एमीटर के इस टर्मिनल से। बच्चों एमीटर के टर्मिनल्स को आप समझो, रटो नहीं। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, तो बच्चों डायोड से तो आउटपुट आप ऐसे ले आए। अब एमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी से कनेक्ट होगा। तो देखिए बैटरी से ऐसे लिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल में एमीटर के कनेक्ट कर दिया। देखते हैं बच्चों, अगर सही होगा तो रीडिंग आगे चलेगी, गलत होगा तो रीडिंग पीछे चलेगी। तो देखते हैं जरा, सही है बिल्कुल, रीडिंग आगे चल रही है। लेकिन बच्चों ज़ेनर डायोड में क्या ध्यान रखना है आपने, ज़ेनर डायोड में आपने ध्यान रखना है कि पहले बहुत देर तक वोल्टेज चलती रहेगी और बहुत देर तक वोल्टेज चलने के बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद फिर करंट में मूवमेंट स्टार्ट होगी। और इससे आपको पता लगेगा कि ज़ेनर डायोड या कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस
ओम्स लॉ को नहीं मानती। तो ये सर्किट आपके सामने हमने कनेक्ट किया। अब ये रीडिंग दिखाएंगे आपको। वोल्टेज इंक्रीज होती चली जाएगी, करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए ये वोल्टेज बढ़ गई, इतनी ज्यादा वोल्टेज आ गई, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं आया। आप देखिए ध्यान से, वोल्टेज इंक्रीज हो गई लेकिन करंट में कोई भी चेंज नहीं है बच्चों। इसका मतलब ओम्स लॉ फेल हो गया। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में वैलिड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैलिड नहीं है। मैं आपको फिर दिखाता हूं। देखिए वोल्टेज वापस, करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो, लेकिन जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई ये देखिए, लेकिन करंट में कोई रीडिंग नहीं है। और वोल्टेज बढ़ाई लेकिन करंट में कोई रीडिंग नहीं है। और वोल्टेज बढ़ाओ, करंट में अभी भी कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन और वोल्टेज बढ़ाई, करंट आ गया बच्चों। लेकिन अब देखना, एकदम से बहुत ज्यादा शार्प करंट बढ़ेगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए करंट आ गया। अब वोल्टेज कम इंक्रीज कर रही है और करंट ज्यादा है। और देखो बच्चों कितना शार्प करंट, देखिए ध्यान से, वोल्टेज कितनी मामूली सी इंक्रीज कर रही है, लेकिन करंट की रीडिंग देखिए कितना ज्यादा करंट है। तो इस तरीके से आपने ज़ेनर डायोड सीखा फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग के केस में बच्चों, जैसा आप अपनी थ्योरी में पढ़ा है, रिवर्स बायसिंग के केस में कनेक्शंस को सिर्फ अपोजिट करेंगे और आपका रिवर्स बायस का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ज़ेनर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स में खत्म होता है। अब करेंगे बच्चों हम ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल। ट्रांजिस्टर के प्रैक्टिकल में बच्चों आपको ग्राफ बनाने हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के। मैं यहां आपको ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट का सर्किट बनाना सिखा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर वर्क जब करता है बच्चों, जब ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में हो। ध्यान से समझना, बेस इमीटर जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर मस्ट बी इन रिवर्स बायस। अब आपको याद होगा कि क्या होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस बच्चों, जब पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता है, उसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और रिवर्स में आप जानते ही हो कि जब पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो अब मैं आपको सर्किट बनाना सिखा रहा हूं इसका। देखिए बच्चों, आप ऐसी लीड ले जिनमें यहां पे होल हो, सो दैट आपको सर्किट को आगे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, और एमीटर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल में हमने वायर कनेक्ट किया, देखिए ऐसे करके, और इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बच्चों
वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कर दिया। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल लिया बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो स्टार्ट करें एपरेटस को और रीडिंग देखें। ये देखिए वोल्ट मीटर बच्चों रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वोल्ट मीटर सर्किट में सही कनेक्ट हुआ है। अब बात करेंगे सर्किट में आगे की। आप जानते हैं कि बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस, तो देखिए बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है पॉजिटिव, और फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको कनेक्ट करना है। तो बच्चों ये ट्रांजिस्टर है PNP। ट्रांजिस्टर आप जानते हो PNP और NPN हो सकते हैं। आप कोई भी एक प्रैक्टिकल सीखें, उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरे प्रैक्टिकल की भी रीडिंग आएंगी। तो बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल इमीटर से जाके कनेक्ट हुआ, क्योंकि इमीटर P टाइप है बच्चों, इसमें इमीटर से जाके कनेक्ट हुआ। देख लीजिए इमीटर P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, तो P टाइप जॉइन टू पॉजिटिव एंड N टाइप देखिए बच्चों नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमने बेस को जोड़ा, बेस को। अब देखिए बेस इमीटर फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल N टाइप से जोड़ा है बच्चों हमने। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब बच्चों कलेक्टर को जोड़ेंगे रिवर्स बाइस से। तो देखिए ये रहा कलेक्टर बच्चों, और PNP ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में जोड़ना है बच्चों। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ो। तो ये रहा बच्चों नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये यहां जोड़ दिया आपने। देखिए P टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब रह गया एमीटर कनेक्ट करने से। तो बच्चों एमीटर का एक आउटपुट तो आप ट्रांजिस्टर से लेंगे। तो देखिए ट्रांजिस्टर के आउटपुट से एमीटर को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया बच्चों। अब मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं एमीटर के किस टर्मिनल से जोड़ रहा हूं, और जैसा मैंने आपको सिखाया था पीएन जंक्शन डायोड में कि अगर ये सर्किट सही होगा तो एमीटर की निडल आगे चलेगी, और अगर गलत होगा तो पीछे चलेगी। तो फिर क्या करेंगे, इन्हें इंटरचेंज कर देंगे। अब देखिए तो ट्रांजिस्टर का आउटपुट एमीटर में प्लेस कर दिया, एमीटर के इनपुट में, और अब एमीटर का दूसरा टर्मिनल बच्चों, एमीटर का दूसरा टर्मिनल, क्योंकि ध्यान दो ये नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यूज करेंगे। अब तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यूज करेंगे। देखिए बच्चों ये आपका सर्किट बनके तैयार हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर रिवर्स बाइस। देखते हैं क्या रीडिंग्स आती हैं या नहीं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो बच्चों ये जो यहां पे
मूव करने वाला है, ये रेहोस्टेट की तरह वर्क कर रहा है। रेहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखते हैं रीडिंग लेके। ये देखिए बच्चों, ये एमीटर अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके एमीटर के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर लो, इससे ये और इससे ये कनेक्ट कर लो। देखिए बच्चों, ये ऐसे और ऐसे। तो अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आप भूल जाओ, तो उसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। टर्मिनल्स इंटरचेंज करो, आंसर जरूर आएगा। देखते हैं अब आगे। देखिए बच्चों, ये आंसर आ गया, ये रीडिंग्स आ गई आपकी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रीडिंग्स आ रही हैं। देखिए कितनी क्लियर रीडिंग्स है। तो इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी मोड में पूरा होता है। अगर आप एनपीएन करना चाहते हैं तो एनपीएन भी करें, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बेस इमीटर फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर रिवर्स बाइस। ये खत्म होता है बच्चों आपका प्रैक्टिकल। अब बच्चों, मैं आपको ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूं। ऑप्टिक्स का बच्चों लेंस का प्रैक्टिकल और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलैक्स रिमूव करने की कंडीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये जो आपके पास आपके सामने रखी है, इसको कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल बेंच। ये ऑप्टिकल बेंच है बच्चों। इस ऑप्टिकल बेंच को इसके कॉर्नर से ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये टेढ़ी है तो एक तरफ को झुकी हुई है तो इनसे एडजस्ट कर सकते हैं, पहली बात। अब बच्चों, इनको कहते हैं अपराइट्स। अपराइट्स। आप हमेशा कोशिश करा करो कि ये अपराइट्स मूव करने वाले हों, ऐसे मूव करने वाले अपराइट्स हों बच्चों। ये फिक्स अपराइट होता है बच्चों, फिक्स, इसमें मूव नहीं कर सकते बच्चों। ये थोड़ा परेशान कर देता है, तो ऐसा अपराइट आप अवॉइड करें। लेकिन अगर मिल जाए तो उसे लेंस में अप्लाई कर लें। तो देखिए बच्चों, इन अपराइट्स को हम यहां पे रख रहे हैं। ये अपराइट्स है बच्चों, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर हम रख रहे हैं। आप कोशिश करें कि सारे अपराइट्स का लेवल सेम हो बच्चों, सेम हो। अब इसमें हम लगाएंगे बच्चों निडल। हम इनमें निडल लगाएंगे, निटिंग निडल कहते हैं बच्चों। ये इसमें हमने लगा दी, टाइट कर दिया बच्चों। इसमें हमने बच्चों आपका लेंस या मिरर होल्डर लगा दिया, और ऐसे करके बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने लेंस होल्डर में अप्लाई कर दिया, लगा दिया। अब मैं चाहता हूं बच्चों आपको इस प्रैक्टिकल को सिखाना। इस प्रैक्टिकल में आपने इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इस लेंस की हम रफ फोकल लेंथ निकालेंगे। रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए बच्चों हम कोई बुक यूज कर सकते हैं, कोई कॉपी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक कॉपी, एक बुक ले ली, और बच्चों इस लेंस की
रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लाइट का या सन की हेल्प लेंगे। देखिए हम इसको ऐसे थोड़ी दूर लेके जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अगर और दूर ले जाएंगे तो धुंधली हो गई, पास लेके आएंगे तो मैक्सिमम हो गई, और पास लाएंगे तो धुंधली हो गई बच्चों। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ये देखिए बच्चों इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो बुक से लेंस की डिस्टेंस ये देखिए ये हो गई बच्चों, स्केल से मेजर कर लेंगे, रफ फोकल लेंथ हो गई बच्चों। तो रफ फोकल लेंथ ऐसे निकालते हैं। रफ फोकल लेंथ निकालने के बाद बच्चों हमने इसको लेंस होल्डर में लगा दिया। लेंस होल्डर में लगाने के बाद बच्चों इस अपराइट को हमने एक तरफ इस कॉर्नर में रख दिया, और इस अपराइट से और इस लेंस से बच्चों हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे एडजस्ट करते हैं हम। ये एक लाइन में अगर आ जाए बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये एक लाइन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आसान होता है। तो इसको हमने एक तरफ रख दिया बच्चों, इन दोनों को हम एडजस्ट करेंगे। देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। प्रॉपर पोजीशन ली बच्चों हमने। जब हमने प्रॉपर पोजीशन ली तो देखिए हम इसको ऐसे करके मूव कराएंगे, ऐसे पीछे लेके आए, ऐसे बच्चों हम मूव करते रहे, पीछे लेके आए, पीछे लेके आए, और बच्चों इस निडल को हमने नीचे करा। ये निडल ऐसे करके क्रॉस हो रही है बच्चों, तो हमने इसको इससे देखिए ये मूव कराने वाला है, ऐसे ऊपर लगा दी, इससे खोलेंगे तो ये नीचे चली गई बच्चों, तो ये इसमें ऐसे मूव कर सकती है। तो हमने इसे नीचे ले आए, हम उसमें देख रहे हैं बच्चों कि ये और नीचे नहीं जा सकती, तो हम जाके बच्चों इस निडल को थोड़ा सा नीचे कर दिया। हमने इस निडल को नीचे कर दिया क्योंकि वहां से और ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए बच्चों कि इस लेंस की हेल्प से और इस निडल की हेल्प से हम पैरेलैक्स रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंस ऊपर कर सकते हैं हम एडजस्ट करते चले जाएंगे चीजों को। इसी को पैरेलैक्स रिमूव करने का वे कहा जाता है। अब फाइनली हमने इसको थोड़ा हिलाया और मूवमेंट किया, थोड़ा पीछे लाए, मूवमेंट करा। अब बच्चों ये निडल ऐसे तो आ गई लेकिन थोड़ी ऐसे है। जब ऐसे है तो हमें टिप से टिप मिलानी है, तो हम थोड़ा सा इसे घुमाएंगे बच्चों। इसको देखिए यहां से ये मूव कर सकता है बच्चों, तो हमने इसे मूव कराया और अब बच्चों ये पैरेलैक्स रिमूव हो गया पूरी तरह। पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन में बच्चों ये टिप से टिप मिली हुई है। अगर आप इधर चलेंगे तो ये दोनों निडल इधर चलेंगी, अगर आप इधर चलेंगे तो ये दोनों इधर चलेंगी, आप ऊपर चलेंगे तो ये नीचे जाएंगी, आपसे अपोजिट चलेंगी। और इस तरीके से बच्चों इनके पैरेलैक्स अच्छी तरह रिमूव हैं। अभी मैं आपको पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन दिखाता हूं, लेकिन मैं जरा आपको बता दूं कि बच्चों ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गई, तो यहां से यहां
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बन गई। और बच्चों ये इसके ऊपर आ रही है ऐसे, तो ये इमेज बन गई, यहां से यहां तक v बन गई। तो बच्चों ये u और ये v, और लेंस फॉर्मूला से आप f कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकंड रीडिंग लेनी हो, तो सेकंड रीडिंग में आप हल्का सा इसे यहां ले आए और दोबारा से इससे मूव करा के पैरेलैक्स रिमूव कर लें। तो बच्चों इस तरीके से पैरेलैक्स रिमूव हो जाता है, और 5 बार आप इसकी 5 रीडिंग्स लें। मैं पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन एक बार और देख लूं। यस, पैरेलैक्स रिमूव है। अब बच्चों आप देखो पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन क्या होती है। स्टार्ट। और अब बच्चों देखिए, ये है पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन आपकी। इस कंडीशन में टिप से टिप दोनों निडल्स की मिली हुई है। अगर बच्चों आप राइट चलते हैं या लेफ्ट चलते हैं, तो ये दोनों निडल आपको साथ चलती हुई नजर आएंगी। ये दोनों निडल सेपरेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलते हैं, तो भी ये निडल एक साथ रहनी चाहिए। तो ये बच्चों पैरेलैक्स रिमूव कंडीशन है आपकी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेंस से इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और इससे इसकी डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हो गई बच्चों। तो u आपको पता लग गया, v आपको पता लग गया। यू कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ। और बच्चों अगर आप इसकी और रीडिंग लेना चाहते हैं, तो लेंस को मूव करा दीजिए इधर, और उसी के हिसाब से आप इसको मूव करा के बार बार पैरेलैक्स रिमूव करके आप रीडिंग्स ले सकते हैं, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस v का ग्राफ बना सकते हैं, और 1/u और 1/v का भी ग्राफ बना सकते हैं। खत्म होता है बच्चों ये प्रैक्टिकल। और अब बच्चों सिखाऊंगा मैं आपको फोकल लेंथ मिरर की। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, तो आप कैसे निकालेंगे इसकी फोकल लेंथ। तो सबसे पहले बच्चों इसकी रफ फोकल लेंथ निकालें। रफ फोकल लेंथ के लिए रिफ्लेक्शन फिनोमिनन लगेगा बच्चों। इसमें रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, लेंस में रिफ्रैक्शन लगा था। तो इसकी रफ फोकल लेंथ, क्योंकि लाइट सामने से आ रही है बच्चों, तो हम इस पे देखेंगे, इस बुक पे हम रफ फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देगी बच्चों, ये आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये इसके पीछे इधर छुप जाएगी। तो हम इसे दूर लेते गए, दूर ले जाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब बच्चों इंटेंसिटी मैक्सिमम है कॉपी पे। अब अगर हम पीछे ले गए तो इंटेंसिटी घट गई बच्चों, आगे ले आए इंटेंसिटी बढ़ गई, और आगे लाए इंटेंसिटी घट गई बच्चों। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए बच्चों, जहां पे लाइट आपको मैक्सिमम दिखने लग जाए बच्चों, कि बुक से मिरर की डिस्टेंस निकाल लो, वही रफ फोकल लेंथ होगी बच्चों। तो पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा स्टेप, अब बच्चों इसकी रफ फोकल लेंथ माना 15 सेंटीमीटर आ गई। इसे लगाइए मिरर होल्डर में। मिरर होल्डर एक तरफ रख लीजिए बच्चों। बच्चों जितनी इसकी रफ फोकल लेंथ आई है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे रफ फोकल लेंथ आई है आपकी 15, तो 15 को
जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 15 का आधा ऐड कर लो इसमें, तो कितना 22.5 आ गया। तो यहां से 22.5 मेजर करके इसको रख दो बच्चों, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 22.5 पे तो ये रख दिया और 3 से मल्टीप्लाई करके ये रख दिया। आप कहेंगे बच्चों ऐसा आपने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो जो मिरर की जो टेबल है बच्चों, जिसमें ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखो तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, f पे रखो तो इंफिनिटी पे बनती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस टेबल को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने इसको ऐसा किया है। और अब आपने क्या करना है? अब बच्चों जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो एक गलती करते हो, आप इनको मूव कराते रहते हो, हमेशा इनको मूव कराते रहते हो। सिर्फ इनके मूव कराने से नहीं होगा बच्चों, इनको तो मूव कराना ही है, निडल को भी मूव कराना है ऊपर नीचे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस मिरर को ऐसे पकड़ के ऐसे मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ बच्चों। क्योंकि अगर ये मिरर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा और एंगल ऑब्जेक्ट से 0 डिग्री नहीं बन रहा, तो आप जानते हो कि इसमें एंगल I इक्वल टू एंगल R कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मिरर है बच्चों ये, और अगर इसमें एंगल I बन गया बच्चों तो इमेज एंगल R पे बन जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखो, एक स्केल लो 1 मीटर वाला, और 1 मीटर वाले स्केल से आप इसको इस तरीके से बैठ के, इस तरीके से बैठ के 1 मीटर वाले स्केल से जब आप इसको ऐसे देखें तो मिरर की हल्का सा पोजीशन चेंज करते रहें। जब आप मिरर की पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो एक स्टेज पे ये मिरर ऐसे आ जाएगा और बच्चों ये निडल्स ऐसे आ जाएंगी। उसके बाद जब ये निडल्स ऐसे आ जाएं बच्चों, आपको दिखाई दे जाएं ये, उसके बाद इनको एडजस्ट करो, इसको एडजस्ट करो या थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करो। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए इस मिरर को ऐसे कर करके, ऐसे करके एडजस्ट करना है बच्चों आपको। ये प्राइमरी स्टेप है, इनको मूव कराना सेकेंडरी स्टेप है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको लेंस में भी दिखाया था। और उसके बाद U और V की रीडिंग्स ले लेना बच्चों। रीडिंग्स लेने में आपने उस टेबल का बहुत ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है तो इमेज कहां बनेगी। ये प्रैक्टिकल आपका खत्म होता है। अब बच्चों मैं एक प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूं आपको। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। देखिए इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 3 प्रोसेस में निकालें। कैसे? सबसे पहले एक पेपर लें, उस पेपर पे एक ब्लैक स्पॉट लगा दें, और ब्लैक स्पॉट लगाने के बाद बच्चों इसको यहां पे रख दें, इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे। जब आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे से रख दिया, अब बच्चों ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है। तो आप क्या करें बच्चों, इस ब्लैक स्पॉट को जो कि बिल्कुल इस लोअर लेवल पे ऐसे चिपका हुआ है,
बच्चों यहां से लेंस से देखेंगे, इसको आई पीस कहते हैं बच्चों, और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। तो जब आप इसे देखेंगे बच्चों, तो इसको ऊपर करते चले जाना बच्चों, और यहां इस तरफ स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पे रीडिंग्स आ जाएंगी। तो देखते हैं कैसे। यहां इसे देखो बच्चों, और जहां भी इसकी शार्प इमेज दिखाई दे जाए वहीं इसे रोक दो। रोकने के बाद यहां से टाइट कर दो इसे। अगर इमेज और शार्प करनी है तो यहां से मूव करा सकते हो इसे, इमेज और शार्प करनी है तो। अब बच्चों ये जो रीडिंग आई, यहां से यहां वर्नियर स्केल लगा हुआ है, देखो बच्चों ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है। इस वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है आपने, और जो रीडिंग आए इसकी पहले केस में उसको लिख दो R1। उसके बाद बच्चों ये ग्लास स्लैब लेनी है। ग्लास स्लैब को बच्चों इसके ऊपर रख दो। ऊपर रखने के बाद ग्लास स्लैब को बच्चों फिर दोबारा से उसी ब्लैक स्पॉट को दोबारा से देखो। देखिए जी, इसको लूज करा और दोबारा से देखेंगे हम। ऊपर लाए हम, और अब वो ब्लैक स्पॉट फिर दिखने लगा। हमने यहां पे इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया, और शार्प करना है, इससे शार्प करेंगे बच्चों। और अब स्केल पे रीडिंग चेक करेंगे, ये हो जाएगी बच्चों R2। तो बिना स्लैब के जो रीडिंग आई हमने उसको R1 लिख दिया। स्लैब के साथ जो रीडिंग आई बच्चों हमने उसे R2 लिख दिया। और अब हम बच्चों चॉक पाउडर ले लेंगे, चॉक पाउडर। और बच्चों चॉक पाउडर को इस ग्लास स्लैब के ऊपर डाल देंगे। चॉक का बहुत बारीक पाउडर बच्चों, बहुत बारीक पाउडर इस ग्लास स्लैब के ऊपर डाल दिया। उसके बाद फिर तीसरी बार इसकी रीडिंग लेंगे, इसको मूव कराएंगे और चॉक पाउडर देखेंगे। फिर से इस तरीके से जहां चॉक पाउडर बिल्कुल क्लियर दिखने लगे आपको बच्चों, बहुत मोटे मोटे पीसेस दिखाई देने लगेंगे, जबकि आपने बिल्कुल पाउडर बना दिया था उसको। इसे फिर टाइट कर दो बच्चों, और ये रीडिंग हो गई R3। 3 रीडिंग लेने के बाद बच्चों आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो इस फॉर्मूले से। देखिए बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, N इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों R3 रीडिंग जो आपने सबसे लास्ट में ली है, जो सबसे लास्ट में रीडिंग ली चॉक पाउडर के साथ, वो R3 है, माइनस R1 जो सबसे पहले रीडिंग ली थी उस ब्लैक स्पॉट की। तो R3 में से R1 माइनस करें, डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा से R3 में से जो चॉक पाउडर के साथ रीडिंग ली माइनस R2 कर दें,
R2 कौन सी रीडिंग है बच्चों? जो सिर्फ ग्लास स्लैब के साथ ली थी, और ग्लास स्लैब के नीचे क्या रखा हुआ था? ग्लास स्लैब के नीचे वही पेपर रखा हुआ था जिसपे ब्लैक मार्क लगाया था आपने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R3 माइनस R1, R3 माइनस R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बच्चों कोई यूनिट नहीं होती, और अगर आप ज्यादा रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन फॉर 5 टाइम्स, और उसके बाद बच्चों इसका मीन निकाल लेना आप। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ग्लास स्लैब का। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बच्चों 1.5 के आसपास। खत्म होता है ये प्रैक्टिकल। अब बच्चों मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है बच्चों? एक बैटरी ले लो, या तो बच्चों इस तरीके से आपको सेल मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, या फिर आपको ऐसे करके बैटरी एलिमिनेटर मिलेगा। ये बच्चों बैटरी एलिमिनेटर में ऐसे करके इसको मूव कराओ तो देखिए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे करके बच्चों ये घूम जाता है। लेकिन इस प्रैक्टिकल को आप सिर्फ 2 वोल्ट पे करें। 2 वोल्ट पे, बहुत एक्सट्रीम जरूरत हो तब 4 वोल्ट पे करें। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल रेड वाला, ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल। इसका क्या काम होता है बच्चों? ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, बैटरी एलिमिनेटर। तो आप बैटरी भी यूज कर सकते हो। ये बच्चों सीधा डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट है इसमें से डायरेक्ट करंट बाहर निकलता है। इसमें एसी अंदर जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी बाहर निकलता है, जितने भी वोल्ट आप चाहें। इसलिए इसको बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं। इसका नाम बैटरी एलिमिनेटर है, और ये डायरेक्ट सेल है बच्चों आपकी 1.5 वोल्ट की। अब देखिए, तो ये रही आपकी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये रहे बच्चों कनेक्टिंग वायर। इन वायर को कहते हैं कनेक्टिंग वायर, कॉपर के वायर्स हैं ये। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जाके कनेक्ट हुआ एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ। एमीटर क्या है बच्चों? ये एमीटर है आपका, ए लिख रहा है बीच में बच्चों इसका, ए फॉर एमीटर। ये रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी से वायर निकाला और इसमें वायर लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव। इस चीज को एमीटर कहते हैं बच्चों। एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, और वोल्टमीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है। तो एमीटर के साथ कनेक्ट करने के बाद एमीटर के दूसरे एंड से वायर निकालो और बच्चों वोल्टमीटर में कनेक्ट कर दो, वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल, जो दूसरे वाला टर्मिनल है, जैसे एमीटर है वैसे ही वोल्टमीटर है, उसके दूसरे टर्मिनल से आपने जाके रियोस्टेट में कनेक्ट कर दिया। ये होता है बच्चों रियोस्टेट, ये रियोस्टेट होता है। देखिए ये ऐसे करके मूव कर सकता है बच्चों, ये देख लो, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है, इसलिए इसका नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रियोस्टेट। आप क्या गलती कर देते हो, इसमें एक टर्मिनल ये रहा बच्चों, ये रहा एक टर्मिनल ये रहा, और एक ये रहा। आप कई बार गलती करके इसमें और इसमें वायर कनेक्ट कर देते हो।
नहीं, इसमें और इसमें नहीं करने बच्चों। अगर इनपुट इसमें डाल रहे हो आप तो आउटपुट इससे लोगे बच्चों। आप देख लीजिए, ये आउटपुट यहां से ऐसे और ये रहा इनपुट यहां, तो इनपुट यहां आउटपुट यहां, इस तरीके से रियोस्टेट को यूज करना है। इस वाले टर्मिनल को यूज नहीं करना। इनपुट दिस वन, आउटपुट दिस वन, इस तरीके से रियोस्टेट यूज करना है। और बच्चों देखो, फिर इसको ऐसे करके मूव कराओ तो ये वैल्यू चेंज होंगी इसकी, ऐसे करके मूव कराओ ये वैल्यूज चेंज होंगी। यहां से लेके यहां ले आए आप तो रेजिस्टेंस चेंज करते जा रहे हो बच्चों, आप रेजिस्टेंस चेंज करते जा रहे हो। तो देखिए, ये रियोस्टेट के दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये रहा, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो बच्चों टर्मिनल 2 को यूज नहीं करना आपने, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को यूज करना है। अब टर्मिनल 3 से वायर कनेक्ट किया और की में कनेक्ट कर दिया, की वन वे की, इस वाली की को वन वे की कहते हैं। और फिर की से बच्चों आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर या सेल में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से तो आप सर्किट जोड़ेंगे, इस तरीके से सर्किट जोड़ेंगे। अब बच्चों तुम्हें एक वायर दी जाएगी, तुम्हें एक वायर दी जाएगी, ये वाली वायर देना वैसा, तुम्हें ऐसी वायर दी जाएगी, ये वाली। तुम्हें इस वाली वायर का रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, इस वाली वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, ये जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है, कीप इन माइंड वोल्ट मीटर के अंदर, एमीटर में नहीं, वोल्ट मीटर में इस वाली वायर को ऐसे करके जोड़ दीजिए, ऐसे करके इस वाली वायर को वोल्ट मीटर में जोड़ दो, लाइक दिस, ऐसे। और जोड़ने के बाद अब आप रीडिंग लेनी शुरू करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, ध्यान देना। अगर ये एमीटर और वोल्टमीटर आपने गलत लगा दिए, अगर ये सही है तो इनकी रीडिंग आगे आएगी, दोनों की आगे चलेगी, 0 से आगे 1 2 3 4 5। और अगर इनके टर्मिनल आपने गलत लगा दिए, मान लीजिए कि ये वाला आपने टर्मिनल यहां लगा दिया और ये वाला यहां लगा दिया, आपने उल्टा टर्मिनल लगा दिया, आपसे गलती हो गई, तो बच्चों को गलती आपको पता लग जाएगी। ये जो टर्मिनल्स हैं, इनमें जो यहां निडल है, ये निडल पीछे को भागेगी। अगर ये पीछे चली गई, उल्टी चली गई बच्चों, तो आप सोच लो कि आपने एमीटर और वोल्टमीटर के टर्मिनल्स को गलत लगा दिया है। फिर आप क्या करेंगे, इस वायर को खोल के यहां लगा दो, इस वायर को खोल के यहां लगा दो, इंटरचेंज कर दो टर्मिनल्स को। अगर वो रीडिंग पीछे जा रही है तो, और अगर आगे जा रही है तो फिर तो ठीक है बच्चों। तो देखिए, बैटरी का पॉजिटिव यहां जाके एमीटर में गया, फिर एमीटर के दूसरे टर्मिनल से वोल्टमीटर में गया, वोल्टमीटर के दूसरे टर्मिनल से रियोस्टेट के टर्मिनल 1 में गया, रियोस्टेट टर्मिनल 3 से की में गया और की से नेगेटिव में गया। और यहां आपने वायर लगा दी बच्चों, ये रही वायर। अब आप क्या करेंगे, आपको बच्चों V और I में ग्राफ बनाना है। अब इस रियोस्टेट को मूव करवाओ, की क्लोज करो, की क्लोज करने के बाद, लो बच्चों की क्लोज करो, की क्लोज करने के बाद इस रियोस्टेट को मूव करो। देखो ऐसे करके रियोस्टेट को मूव करोगे तो बच्चों रियोस्टेट को मूव करने से आपकी रीडिंग्स आती चली जाएंगी और वोल्टेज करंट की रीडिंग आ जाएंगी। और ग्राफ बना लेना, एक्स एक्सिस पे V, Y एक्सिस पे करंट,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये था आपका ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल। खत्म होता है बच्चों ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बच्चों मीटर ब्रिज, और इससे आपको अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है। देखिए बच्चों, इसमें 1 मीटर की वायर लगी हुई है, ये दिस वन, ये ऐसे कभी करते नहीं है बच्चों, मैं तो आपको सिखा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, इसकी रिस्पेक्ट करो। तो ये मीटर स्केल लगा हुआ है बच्चों, और ये 1 मीटर की वायर लगी हुई है। देखिए दिस वन, ये वायर बच्चों एलॉय की होगी, एलॉय की, क्योंकि एलॉय पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए एलॉय की वायर लगाते हैं बच्चों। यहां पे ये कॉपर की या एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लगा रखी है बच्चों, और देखिए यहां ये सब चीजें, इनमें हम कनेक्शंस करेंगे। यहां पे कनेक्शन करेंगे हम, यहां पे कनेक्शन करेंगे हम। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम मीटर ब्रिज है। इसका दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है। तो अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों कैसे प्रैक्टिकल करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, जरा समझिएगा। इसमें बच्चों देखिए, ये रही वायर 1 मीटर की, यहां पे एल्युमिनियम की या कॉपर की स्ट्रिप है बच्चों, वायर नहीं है। क्यों नहीं है वायर? क्योंकि R इक्वल टू रो L अपॉन A, एरिया ज्यादा कर दिया तो बच्चों रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए मोटी स्ट्रिप ली गई है, एल्युमिनियम की लो या कॉपर की। अब देखो बच्चों, यहां भी स्ट्रिप, ये बीच में खाली जगह जैसे मैंने आपको दिखाई थी, फिर यहां पे स्ट्रिप, यहां पे स्ट्रिप बच्चों, बीच बीच में खाली जगह है, और यहां पे स्ट्रिप है। अब देखिए यहां पे पॉइंट्स हैं, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए बच्चों, यहां पे पॉइंट्स हैं वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। यहां ये एलॉय की वायर है, और ये स्केल है बच्चों, ये स्केल लगा हुआ है, स्केल। यहां पे कनेक्ट करने के लिए पॉइंट्स हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया मीटर ब्रिज, आपको कनेक्टिंग वायर मिलेंगे, बैटरी एलिमिनेटर मिलेगी, और अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा जो आपको निकालना है। तो बच्चों देखिए, यहां से वायर लेके आप बैटरी लगा दीजिए, ये बैटरी एलिमिनेटर हो गया जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या फिर सीधी सेल लगा दीजिए आप 2 वोल्ट की बच्चों, या बैटरी एलिमिनेटर। यहां पे अब की लगा के यहां से कनेक्ट कर दीजिए जी। ये वायर कनेक्टिंग वायर्स है बच्चों, कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए, ये कॉपर के होते हैं अंदर से। अब बच्चों यहां पे आप लगा दीजिए अननोन रेजिस्टेंस। देखिए ये वायर दे दिया आपको लाइक दिस, ये वायर दे दिया आपको, कहते हैं इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो ये आपने ऐसे करके यहां पे कनेक्ट कर दिया बच्चों, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, और इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस वाले जंक्शन पे, इस वाले टर्मिनल पे बच्चों आपने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स,
रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। देखो बच्चों, ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, सब जगह सारे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं बच्चों, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अच्छा ध्यान रखना, सारी की क्लोज होनी चाहिए। यहां जब सारी की क्लोज होंगी बच्चों, सारी की, उस टाइम इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। आप जो भी की इसमें से निकाल दोगे, जैसे कि देखिए मैंने यहां से ये बाहर निकाल दिया, माना ये 1 ओम है, अब इसकी वैल्यू 1 ओम हो गई। माना ये भी निकाल दिया, तो जितनी इसकी वैल्यू है वो काउंट होगी बच्चों। तो जितनी इसमें से निकल जाएंगी वो इसकी वैल्यू होगी। अगर आपने सारी कनेक्ट कर दी, सारी कनेक्ट कर दी बच्चों, ये सारे पॉइंट्स में अंदर की क्लोज कर दी, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। कीप इन माइंड, निकालने से रेजिस्टेंस बनेगा, लगाने से रेजिस्टेंस खत्म होगा। तो देखते हैं, यहां आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकाल देंगे हम। माना 1 ओम निकाल दिया, यहां पे बच्चों इसके बिल्कुल बीचों बीच गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल, और ये जो वायर है बच्चों, इस वायर को, इस पूरी वायर को जॉकी बोलते हैं, जे। इस पूरी वायर को जॉकी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कॉपर की स्ट्रिप, कॉपर की स्ट्रिप बन गई बच्चों। ये सारी कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस। अब मैं आपको सिखाता हूं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसमें की क्लोज करो, बैटरी की वैल्यू 2 वोल्ट कर दो, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल दो 1 ओम का बच्चों, 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दो, और इस जॉकी को बच्चों यहां टच करके देखो, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इससे उल्टी जानी चाहिए, अपोजिट जानी चाहिए बच्चों। तुमने यहां टच करा तो डिफ्लेक्शन उस तरफ जानी चाहिए। फिर इस जॉकी को यहां टच करो तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आनी चाहिए। तो डिफ्लेक्शन, कीप इन माइंड, मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, यहां टच करा तो डिफ्लेक्शन उधर, यहां टच करा तो डिफ्लेक्शन इधर, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद तुम क्या करोगे, इस जॉकी को बहुत हल्का इधर 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 बच्चों स्लाइड करके देखोगे। स्लाइड, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज है। अगर बच्चों इसको रब करोगे आप, तो रब करने से ये वायर पतली हो जाएगी, घिस जाएगी, और घिस जाएगी, एरिया घट जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको जस्ट स्लाइड करना है, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है। तो अब देखिए, इसको स्लाइड करके देखो इसके ऊपर, तो बच्चों यहां पे स्केल लगा हुआ है, 40 से 60 के बीच में आपकी रीडिंग आनी चाहिए। कीप इन माइंड, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में आपकी रीडिंग आएगी तो इंटरनेशनली करेक्ट है। अगर बहुत ही खराब प्रैक्टिकल हो आपका तो 30 से 70 के बीच में रीडिंग आ जाए, लेकिन वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। 40 से 60 के बीच में आपकी ये नल पॉइंट आना चाहिए। तो बच्चों जैसे ही आप इसको इसके ऊपर मूव कराओगे, स्लाइड करोगे, तो किसी पर्टिकुलर जगह
किसी एक जगह गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाएगा, और बच्चों जहां 0 आएगा उसी को नल पॉइंट कहते हैं। मतलब करंट खत्म हो गया उस जगह, करंट खत्म हो गया बच्चों, तो ये आपका नल पॉइंट आ गया। अब इस हिस्से को L मान लिया आपने, तो ये 100 माइनस L हो गया बच्चों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां आपका ये नल पॉइंट आया, तो ये वाली L लेंथ हो गई, ये वाली 100 माइनस L लेंथ हो गई। 100 सेंटीमीटर की वायर है, 1 मीटर की वायर है, तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस P ले लो, इसका रेजिस्टेंस Q ले लो, ये रेजिस्टेंस R हो गया, और ये अननोन रेजिस्टेंस S हो गया आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें बच्चों, P डिवाइडेड बाई Q। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगा दो बच्चों, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, तो P बाई Q S बाई R। तो बच्चों P का रेजिस्टेंस बन गया LR, L इसकी लेंथ, R रेजिस्टेंस जो है इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो टोटल रेजिस्टेंस LR बन गया। नीचे 100 माइनस L इंटू R, S बच्चों आपको निकालना ही है, और R जो आपने यहां से निकाला, तो वो माना 1 ओम, तो 1 ओम लिख लो बच्चों, 2 लो तो 2 ओम लिख लो। बार बार जब आप रीडिंग लोगे तो इसकी रीडिंग बदलते रहना, 5 रीडिंग्स ले लेना। तो जरा देखना, R से R कट गया, तो बच्चों क्या आ गया S, अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल्स टू L इंटू में ये वाला रेजिस्टेंस जो आपने यहां से निकाला R डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। तो बच्चों ये तुम्हारा S आ गया। आप ऐसी रीडिंग 5 बार लें, किसको बदल बदल के, R को बदल बदल के। जब आप 5 बार रीडिंग लेंगे तो उसके बाद 5 बार S आ जाएगा, 40 to 60 के बीच में ही नल पॉइंट आना चाहिए बच्चों। फिर मीन निकाल दें, और इस तरीके से ये प्रैक्टिकल आपका खत्म होता है बच्चों। और अब बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो प्रैक्टिकल एक साथ इसी से होगा बच्चों। सब कुछ एज इट इज करना है, सब कुछ एज इट इज करना है, कुछ भी नया नहीं है। बस क्या करोगे कि आपको 2 वायर देंगे बच्चों, इस बार 2 वायर देंगे। देखिए अगर आप उस 2 वायर को वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 ऐसे करके जोड़ते हो, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। वायर नंबर 1 मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1, और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस नंबर 2, और सारा प्रैक्टिकल ऐसे ही करेंगे बच्चों जैसे आपने अननोन रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल किया मीटर ब्रिज से। तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगी यहां पे, और इसी में अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बच्चों देखिए ये जो 2 वायर हैं आपको, ये आपको अलग ढंग से कनेक्ट करनी पड़ेंगी। कैसे जरा समझना, एक वायर ऐसे और दूसरी वायर ऐसे, तो S1 S2, जब आप ऐसे करके रीडिंग लोगे, वही रीडिंग आएंगी बच्चों 40 से 60 के बीच में आएंगी, 40 से 60 के बीच में। तो आपकी S1 S2 की रीडिंग अगर इस ढंग से लेते हो तब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिस वन इज पैरेलल। ध्यान देना, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, इस तरीके से जब आंसर आएगा S का
तो ये तो आएगा पैरेलल। और अगर दूसरे तरीके से लेते हो वायर से वायर कनेक्ट करके तो आएगा सीरीज। ये सारा प्रैक्टिकल बच्चों वैसे ही है जैसे मैंने आपको अननोन रेजिस्टेंस बताया है। अगर आपको ये सीखने हैं तो पहले अननोन रेजिस्टेंस निकालना सीखो बच्चों। एक इंडिविजुअल वायर का रेजिस्टेंस निकालना सीखो। इंडिविजुअल वायर का रेजिस्टेंस निकालते ही उसके बाद ये प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। तो पहले इंडिविजुअल सीखो अननोन रेजिस्टेंस, फिर सीरीज करो, फिर पैरेलल करो। तो 3 प्रैक्टिकल्स हैं बच्चों ये। और बाकी नल पॉइंट लेके आना है आपको। नल पॉइंट 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए और यही फॉर्मूला लगाना है अननोन रेजिस्टेंस की तरह, P अपॉन Q R अपॉन S कंडीशन। P डिवाइड बाय Q, P अपॉन Q, दिस अपॉन दिस, S बाय R। तो P अपॉन Q S बाय R आ जाएगा। S आपका नॉन रेजिस्टेंस है बच्चों। दोनों वायर इस तरीके से लगाओगे पैरेलल, एक के साथ दूसरी लगाओगे सीरीज, तो ये भी खत्म होता है आपका। इस एपरेटस को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में देखिए बच्चों, यहां से ये वायर शुरू हो रही है। ये देखिए 1 मीटर की ये वायर है, फिर 1 मीटर की सेकेंड वायर है, फिर 1 मीटर की थर्ड वायर है, फिर 1 मीटर की फोर्थ वायर है। इस तरीके से ये 4 वायर्स कनेक्ट हो रखी हैं बच्चों। ये देखिए ये कॉपर या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है। यहां पे बच्चों इनमें हम वायर्स कनेक्ट करेंगे और ये स्केल लग रहा बच्चों, ये रहा स्केल। तो इस एपरेटस को पोटेंशियोमीटर कहते हैं बच्चों। इससे आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट इससे, नंबर 1 कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल। तो देखो बच्चों ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर, 4 वायर बच्चों। यहां पे देखिए ये स्ट्रिप्स हैं कॉपर या एल्यूमिनियम की। ये स्केल लगा हुआ है बच्चों, स्केल 1 से लेके 100 सेंटीमीटर, 101 से 200 सेंटीमीटर, 201 से 300 सेंटीमीटर, 301 से 400 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर की वायर है बच्चों। लो ये रहा एक सेल बच्चों और ये रही दूसरी सेल। ये दोनों की दोनों प्राइमरी सेल्स हैं बच्चों। ये दोनों की दोनों प्राइमरी सेल्स हैं। प्राइमरी सेल्स वो होती हैं बच्चों जो बार बार चार्ज नहीं हो सकती, ऐसी सेल्स को कहते हैं प्राइमरी सेल। और जो बार बार चार्ज हो सकती हैं उनको कहते हैं बच्चों सेकेंडरी सेल। तो ये आपने प्राइमरी सेल ली है। लो यहां पे की लगा दी K1, यहां पे की लगा दी K2। कनेक्टिंग वायर से यहां जोड़ दो, कनेक्टिंग वायर से यहां जोड़ दो। ये बच्चों एक पॉइंट जुड़ गया, किसका? पोटेंशियोमीटर का। इन दोनों वायर्स को चाहो तो एक साथ ऐसे करके हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में बच्चों, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, बड़े वाला रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें इंफिनिटी तक वैल्यू हो, जिसमें इनफाइनाइट वैल्यू हो, वो वाला रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए ये बहुत सारी वैल्यू है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यू लगी हुई हैं।
और दूसरे वाले टर्मिनल से ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से ये हो गया बच्चों जॉकी। तो ये तो इस तरफ का सर्किट बन गया। ध्यान दें, पोटेंशियोमीटर की सेल 1 सेल 2, इसकी ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2, K1 K2 हो गए। इनके नाम उल्टे कर दो बच्चों, E1 के साथ K1 लगाएं, E2 के साथ K2 लगाएं, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए यहां से और कनेक्टिंग वायर लीजिए, और ये जो कनेक्टिंग वायर है बच्चों यहां लगा दीजिए बैटरी एलिमिनेटर की के साथ, ये नहीं के, बैटरी एलिमिनेटर 2 वोल्ट पे सेट करो बच्चों इसको। यहां रेओस्टेट, ये रेओस्टेट बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, वही रेओस्टेट जो हमने आपको ओम्स लॉ में बताया था। ये होता है बच्चों रेओस्टेट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3, ये और ये यूज होता है। ध्यान रखना इस टर्मिनल को यूज मत करना। अगर ये और ये यूज करोगे आप तो करंट इसके अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं करंट, तो कैसे करोगे प्रैक्टिकल। और इसको मूव कराना होता है बच्चों, इसको मूव कराना होता है इस तरीके से, फिर रेजिस्टेंस बदलता है इसका। तो ये लगा दिया आपने रेओस्टेट, और रेओस्टेट के इस टर्मिनल से ये वायर जोड़ दी। ये बच्चों इसका सर्किट है, ये कनेक्टिंग वायर से सारे, ये जॉकी हो गया। यहां स्केल लगा हुआ है, दिस वन, इसको कहोगे आप स्केल। अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे जरा देखिए। इस की में क्लोज कर दो बच्चों, ये की क्लोज हो गई। जब ये की क्लोज हो गई आपकी, तो इन दोनों की में से किसी एक में की क्लोज करो बच्चों, किसी एक में। लो इसमें की क्लोज कर दी, डन। ये ओपन है बच्चों, इसमें नहीं करी, कीप इन माइंड, इसमें क्लोज करी और इसमें क्लोज करी है, ये आउट ऑफ सर्किट है। अब बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स में से अबाउट 2000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दो, अबाउट 2000, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। 2000 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद बच्चों इस जॉकी को, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर में गया है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से वायर पे चल रहा है, एलॉय की वायर है बच्चों, ये भी एलॉय की वायर है, सो दैट रेजिस्टेंस ना बदले टेम्परेचर की इफेक्ट से। इसको इसके ऊपर मूव करा के देखो, जस्ट स्लाइड करा के देखना बच्चों, और जहां नल पॉइंट आ जाए, यहां आ गया बच्चों नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में 0 जहां आ जाए वहीं पे रोक लो इसे, और यहां लेंथ चेक कर लो बच्चों। जैसे 1 से लेके माना यहां पे 60 पे आ गया, ये कितनी भी लेंथ हो सकती है, इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां लिख दो बच्चों E1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स L1। ये लेंथ आ गई बच्चों, ये लेंथ आपकी L1 बन गई। यहां से E1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स L1। तो ये तो पहली रीडिंग आ गई, ये पहली रीडिंग आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे आप, ये की को परमानेंट क्लोज रहने दो, इसमें से की निकाल दो, इसको फ्री कर दो और इसमें की क्लोज कर दो। ये देखो बच्चों, आपने इसमें की क्लोज कर दी, अब ये वाली बैटरी सर्किट में आ गई। ये रेजिस्टेंस इतना ही रहने दो, इसकी वैल्यू चेंज मत करो। और अब ये जो वायर है
इस हिस्से को जॉकी कहते हैं, इसके जो गैल्वेनोमीटर से आगे चल रहा है, इसको अब दोबारा चलाओ बच्चों इसके ऊपर कहीं पे भी, और दोबारा नल पॉइंट ढूंढो। जब दोबारा नल पॉइंट ढूंढोगे तो मान लीजिए नल पॉइंट यहां आ गया, ये लो जी जॉकी, तो अब लिख दो कि E2 इज इक्वल्स टू KL2। तो ये दोबारा दूसरी वाली सेल के लिए बच्चों, दूसरी वाली बैटरी के लिए नल पॉइंट आ गया, और डिवाइड कर दो इन्हें, E1 डिवाइडेड बाय E2, L1 डिवाइडेड बाय L2। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी L1 L2 पता है, E1 E2 EMF का कंपैरिजन हो गया। तो ये था कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। अगर आपको ज्यादा रीडिंग लेनी हो तो रियोस्टेट को मूव कराइए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सर्किट से बच्चों आप रीडिंग्स लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स होगा। यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू अबाउट 2000 निकालनी है। ये जो वायर है बच्चों पोटेंशियोमीटर के ऊपर, ये एलॉय की वायर होती है। एलॉय की वायर इसलिए होती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए एलॉय की वायर होती है। ये सारी वायर, इन सबको कनेक्टिंग वायर कहते हैं। कनेक्टिंग वायर कॉपर की होती है, आपने देखी ही है लैब में। तो इस तरीके से खत्म होता है ये प्रैक्टिकल आपका। अब बच्चों आपको अगला प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर से ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो बच्चों ये रही वो आपकी सेल, ये रही बैटरी एलिमिनेटर, ये रही सेल। आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर यूज करके। 4 वायर वाला याद है आपको बच्चों। पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस से सीखने से पहले आप मेरी वीडियो से कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ जरूर सीखें। मैंने उसमें सारी डिटेल बता रखी है। तो देखिए ये रहा पोटेंशियोमीटर, ये वायर, फिर ऐसे करके स्ट्रिप, फिर ये वायर ऐसे करके स्ट्रिप, फिर ये वायर, फिर ये स्ट्रिप, और यहां 100, 101, 200, 201, 300 और 301 से 400 सेंटीमीटर की वायर्स है बच्चों ये, यानी कि कुल मिला के 4 मीटर। कैसे करेंगे आप इस प्रैक्टिकल को? पहले सर्किट सुन लो। यहां से कनेक्टिंग वायर की के बाद बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बाद नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से रियोस्टेट RH, वही वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहां दूसरा एंड जोड़ दिया आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का, दूसरा एंड जुड़ गया बच्चों। अब देखिए यहां से ये वायर गई, कनेक्टिंग वायर है बच्चों, ये कनेक्टिंग वायर कॉपर की, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ की, और ये बच्चों नेगेटिव टर्मिनल लेते हुए इस वायर को यहां लेते हुए ये आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जो वायर होती है ये आपकी जॉकी है। अब जरा प्रैक्टिकल करने का तरीका समझिए। सबसे पहले इसमें की क्लोज कर दो, डन। इसकी की ओपन रहने दो, कीप इन माइंड। इसमें की क्लोज करो, इस की को ओपन रहने दो, और इस की को क्लोज करने के बाद ये सर्किट बच्चों, ये सर्किट ऐसे करके पूरा हो गया। जब आप इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करोगे तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर में कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा बच्चों, वो उसी को कहते हैं नल पॉइंट। तो जब ये 0 आ गया तो आप लिख लीजिए कि E इज इक्वल्स टू KL1, ये नंबर 1 बन गया EMF। क्यों? क्योंकि ये की
ओपन पड़ी है बच्चों, ये की क्लोज नहीं है, इसलिए ई निकला, ईएमएफ KL1। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसमें की क्लोज कर दो, लो जी इसमें भी डन। इसमें तो बच्चों की क्लोज रहेगी, परमानेंट रहेगी, तो इसमें भी की क्लोज कर दो। अब ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। और बच्चों इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल दो बाहर, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल दो, थोड़ा बड़ा ज्यादा ओम का। तो आप क्या करेंगे कि देखिए इस जॉकी को दोबारा से मूव कराओ कहीं पे भी, और देखोगे कि यहां नल पॉइंट आ गया बच्चों, बिल्कुल कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ की तरह जो पिछला प्रैक्टिकल आपको सिखाया है। तो अब यहां आ गया नल पॉइंट, तो लिख लो V KL2, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इसको बोलते हैं TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरी में पढ़ाया है आपको। इन दोनों को डिवाइड कर लो बच्चों, लेट इट बी 2, तो E by V L1 by L2 आ गया। और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये वही रेजिस्टेंस है बच्चों R जो आपने यहां से बाहर निकाला है, ये वही रेजिस्टेंस है। तो आपने R बाहर निकाल दिया, तो जरा देखना R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V की जगह L1 by L2 माइनस 1 टाइम्स R। तो बच्चों यहाँ R की रीडिंग आ गई। अगर आपको ज्यादा रीडिंग लेनी है तो आप बार बार इस R की वैल्यू बदले और ज्यादा रीडिंग लेके मीन निकाल दीजिए, आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से खत्म हुआ आपका ये प्रैक्टिकल भी।